अब देखते हैं DFT, डिस्क्रीट फोरियर और ट्रांसफॉर्म DFT। तो इसके पहले हमने DTFT देखा था। ओके, DTFT में हमने वहीं पे देख लिया था कि सिग्नल जो होता है कंटिन्यूस नेचर का होता है, मतलब एक्शन तो डिस्क्रीट है, पर एक्शन का जब हम DTFT ले लेते हैं उसके बाद वो कंटिन्यूस नेचर का हो जाता है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस नेचर ऑफ DTFT इट कांट बी स्टोर्ड इन अ फाइनाइट मेमोरी स्पेस, क्योंकि कंटिन्यूस नेचर का है तो इसको स्टोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेमोरी चाहिए और प्रोसेस थ्रू एनी कंप्यूटर। तो ये मेन प्रॉब्लम आती है DTFT के साथ कि स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है। अब हमें ऐसा सिग्नल चाहिए, ऐसा फंक्शन चाहिए जो एक्शन तो डिस्क्रीट है ही, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद भी वो डिस्क्रीट ही रहे, डिस्क्रीट इन नेचर रहे। तो हमारा जो DFT होता है, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ओनली। ऑन द अदर हैंड DFT इज डिस्क्रीट एंड फाइनाइट इन लेंथ, इन टाइम एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। तो टाइम में भी और फ्रीक्वेंसी दोनों में, मतलब टाइम में और फ्रीक्वेंसी में दोनों में ही ये डिस्क्रीट नेचर का होता है। इस वजह से इसको कम से कम स्टोर में हम सेव कर सकते हैं। सो इट कैन बी स्टोर्ड इन एनी फाइनाइट मेमोरी स्पेस और प्रोसेस्ड थ्रू एनी कंप्यूटर। तो ये मेन फायदा है DFT का। लेट एक्शन बी अ फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस सच दैट, ठीक है, एक एक्शन हम लेते हैं फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस, एक्शन इज इक्वल टू 0 आउटसाइड रेंज। तो इसके जो बाहर है हमारा, इस रेंज के बाहर जो हमारा एक्शन है वो 0 होना चाहिए। तो 0 मतलब 0 से n-1 तक, मतलब 0 से लेके n-1 तक प्रेजेंट होना चाहिए और उसके बाहर जो भी है वो 0 होना चाहिए। तो DFT ऑफ द सिग्नल इज गिवन बाय, तो जैसा कि हम पीछे देखते हैं DTFT या फिर Z ट्रांसफॉर्म कुछ वैसा ही वैसा है। समीशन n इज इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक हमारा सिग्नल जाएगा। ये x के क्या है, ये DFT है। xn हमारा जो बेसिक सिग्नल है जिसपे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। अब अलग से क्या चीज़ आई, तो e⁻j2π/N इंटू k स्मॉल n। तो ये जो पूरा चीज़ है, ये जो पूरा चीज़ है इसको हम कहते हैं टोटल फैक्टर। क्या कहते हैं, टोटल फैक्टर। ये है टोटल फैक्टर। ओके, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, WN से भी डिनोट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ e⁻j2π/N। तो इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, xk इजकल टू n इजकल टू 0 से n-1 समीशन xn WN की पावर kn। तो WN तो ये पूरा हो गया और इसमें बाहर क्या निकल के आया था, ये जो बाहर, ये जो मैंने अब हटाया ये kn, तो ये इसकी पावर kn हो जाएगा। तो इसमें टोटल फैक्टर होता है, उसको हम इस तरीके से या इस तरीके से, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। फिर इनवर्स DFT देख लेते हैं, उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इज गिवन बाई xn इजकल टू 1/n, तो 1/n लेंगे। समीशन k इजकल टू 0 से n-1 और xk, ठीक है, जो xk हमारा DFT की वैल्यू है, x क्या है, कैपिटल X क्या है DFT, e⁻j2π/N इंटू kn। तो सेम चीज़ रहेगी, बस यहाँ से माइनस हट जाएगा। वहाँ पे माइनस था, इन्वर्स में यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, e⁻j2π/N kn। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं WN की पावर माइनस kn, दिस इज प्लस kn। माइनस kn अलग था, ओके, माइनस kn अलग था, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। तो यहाँ पे फाइनली WN की पावर प्लस kn है और यहाँ पे WN की पावर माइनस kn। ओके, तो इन फॉर्म ऑफ टोटल फैक्टर अगर लिखते हैं तो हमारा यह आता है 1/n, तो आएगा ही आएगा सेम ऊपर की तरह, ये सेम आएगा xk WN की पावर माइनस kn, तो वहाँ पे माइनस नहीं था, ये डिफरेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं IDFT DFT का फॉर्मूला दिख रहा होगा, पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस की, कितने कंप्यूटेशन लग रहे हैं, और कंपेयर करते हैं DFT को। और एक और अलग तरीके का हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है जो कि फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म FFT। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो रहा है, देखते हैं कैसे। ये क्या हो रहा है, xn और en का जो भी ये टर्म है इसका क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो काफ़ी सारे मल्टीप्लिकेशन होंगे। फिर क्या हो रहा है, जितने भी मल्टीप्लिकेशन है, मान लो ये a है और ये b है, फिर ये डिफरेंट तरीके के हैं, जैसे कि AB प्लस A डैश B डैश प्लस A डबल डैश B डबल डैश। समझने के लिए इसको A मान लिया, इसको B मान लिया। तो ये क्या हो रहा है, A और B का मल्टीप्लिकेशन मतलब एक मल्टीप्लिकेशन, फिर दो मल्टीप्लिकेशन, फिर तीन मल्टीप्लिकेशन, फिर इनका सम मतलब एक सम, मतलब ये दो सम। तो इस तरीके से हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। इसमें दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन और एक सम। अब वेयर जो k है वो 0 से शुरू होता है और n-1 तक जाता है, जो ये वाला k है।
ओके। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, अगर x ऑफ 1 हम निकालना चाहें तो क्या होगा, x ऑफ 1 क्या होगा, ये फर्स्ट सैंपल है 0 वाला, ये जो ये है ये सेकंड सैंपल है हमारा 1 वाला, सेकंड सैंपल ऑफ DFT। तो इसमें क्या करेंगे हम, k की जगह 1 रख देंगे, तो ये जो हमारा आ जाएगा, इसमें केवल क्या क्या है कि जो स्मॉल k था वो हट गया क्योंकि उसकी जगह हमने 1 रख दिया, तो ये हमारा आ जाएगा x ऑफ 1। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ DFT की। अगर एक सैंपल की बात करें तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एक सैंपल के लिए है कैपिटल N, नंबर ऑफ एडिशन है उससे एक कम। ओके, अगर एक सैंपल की बात करें, मतलब ये एक सैंपल है तो कितने मल्टीप्लिकेशन है, n मल्टीप्लिकेशन है, और एडिशन कितने होंगे, उससे एक कम होगा। जैसे यहाँ दिख रहा है अगर ये 3 टर्म है तो 3 मल्टीप्लिकेशन और उसमें एडिशन 2 बार हो रहा है उनके बीच में, तो एडिशन एक कम होगा। तो बस कुछ नहीं है, सिंपल समझने वाली बात है कि मल्टीप्लिकेशन जितने होते हैं एडिशन उससे एक कम होता है। ओके, अब यहाँ पे अगर एक सैंपल के लिए ये था तो n सैंपल के लिए क्या होगा, इसी में आप n मल्टीप्लाई कर दो, तो n में हमने n मल्टीप्लाई कर दिया तो n स्क्वायर आ गया। इसी n-1 में हमने n मल्टीप्लाई कर दिया तो n इंटू n-1 आ गया। तो ये टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ये टोटल नंबर ऑफ समीशंस आ गए, n स्क्वायर और n इंटू n-1। टू कंप्यूट n पॉइंट DFT, n स्क्वायर नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस एंड n इंटू n-1 नंबर ऑफ एडिशंस आर रिक्वायर्ड। ओके, अब एग्जाम्पल लेते हैं, एक n की वैल्यू लेते हैं 1024 और इसके लिए हम निकालते हैं DFT से कितना टाइम लगेगा और FFT से कितना टाइम लगेगा, कंपेयर करते हैं। टाइम टेकन बाय प्रोसेसर टू परफॉर्म 1 कंप्यूटेशन, एक कंप्यूटेशन के लिए सपोज दिया गया है कि 1 माइक्रोसेकंड लगता है, तो 1 माइक्रोसेकंड तो काफ़ी कम टाइम है, तो कोई बात नहीं है, तो ये एक कंप्यूटेशन के लिए हो गया। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस कितनी है, n स्क्वायर प्लस n इंटू n-1, मतलब जितनी भी हमारी नंबर ऑफ कंप्यूटेशन ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन प्लस जितनी भी हमारी नंबर ऑफ कंप्यूटेशन ड्यू टू समेशन, दोनों का ऐड, तो ये क्या बन गया 2n स्क्वायर माइनस n। टाइम टेकन बाय प्रोसेसर टू कैलकुलेट n पॉइंट DFT व्हेन प्रोसेसर यूजिंग एल्गोरिथम ऑफ DFT, जब DFT के एल्गो को यूज़ कर रहा है, तो ये दोनों को ऐड करके जो यहाँ पे था 2n स्क्वायर माइनस n इंटू कितना टाइम लगेगा, एक के लिए 1 माइक्रोसेकंड, तो इतने के लिए इतना इंटू वही 1 माइक्रोसेकंड मतलब 10⁻⁻⁶। अब इसी में हम क्या करेंगे, n की जगह लगा देंगे 1024। तो ये सब कुछ करा के, ये तो क्योंकि माइक्रो सेकंड में था, ये काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो ये केवल आएगा 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स इज़ अ वेरी बिग टाइम। कंप्यूटर में अगर 2 सेकेंड में इतनी ही कंप्यूटेशन हो तो फिर बाकी चीज़ों के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 2 सेकेंड तो बहुत बड़ा टाइम है। तो यहाँ पे DFT पूरी तरीके से मैं लिखना चाहूँगा DFT फेल्स। अब हम लेके आए फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म FFT, उसका जो होता है वो ये क्या है, आपको याद ही कर लेना है। इसका जो ये दिया है नंबर ऑफ एडिशंस n क्या है, log n बेस 2। सिमिलरली इसके एडिशंस n/2 log n बेस 2। तो यहाँ पे बस क्या है, 2 और आ जा रहा है, 1/2 और ऐड हो जा रहा है, मतलब आधी हो जा रही है। ये बोलेंगे कि नंबर ऑफ एडिशंस जितने भी हैं उसका हाफ है नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। ओके, इनको ऐड करेंगे, ये क्या बन जाएगा 3n/2 log ऑफ, ठीक है, n बेस 2। टोटल इतना आ रहा है। टाइम टेकन बाय द प्रोसेसर टू कैलकुलेट n पॉइंट DFT हमने ऊपर देख लिया, वन प्रोसेसर यूजिंग एल्गोरिथम ऑफ FFT, तो 3n/2 इंटू log n बेस 2 इंटू वही हमारा ये 10⁻⁻⁶। अब क्योंकि ये log n बेस 2 है, इसमें हम n को फिर से वही रख देंगे 1024, तो हमारा क्या आ जाएगा 15 मिली सेकेंड्स। तो 15 मिली सेकेंड्स फिर भी काफ़ी छोटा टाइम है, और इसलिए क्या बोलेंगे कि फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज़ वेरी फास्ट। ओके, वेरी फास्ट। तो इसीलिए हम FFT को नॉर्मली यूज़ करते हैं, DFT को उतना यूज़ नहीं कर पाते। टू कैलकुलेट n पॉइंट DFT बाय यूजिंग एल्गोरिथम ऑफ DFT, लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस और इंक्रीज द स्पीड। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, इंक्रीज द स्पीड DFT कैलकुलेशन एन एल्गोरिथम इज यूज्ड, दिस एल्गोरिथम इज नोन एज FFT, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि एक FFT लेते हैं, 5 पॉइंट DFT लेते हैं फॉर द फॉलोइंग सिग्नल्स, ये हमको दिया है, तो xn इज del n और 1 हमारा ओरिजिन है, और उसके बाद 0 0 0 ये हमारा 5 पॉइंट का DFT है। ठीक है, 5 पॉइंट है इसमें। अब हमें कैलकुलेट करना है 5 पॉइंट DFT, इस सिग्नल के लिए कैलकुलेट करना है, सॉरी 5 पॉइंट DFT दिया नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है, और किसके लिए, इस सिग्नल के लिए कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला xk के हमारा 0 1 से लेके n-1 तक, तो यही चीज़ n = 0 से n-1 xn e⁻j 2π/N इंटू kn, तो ये हमारा फॉर्मूला उससे आया। अब ये क्या हो गया, n = 0 से 4 तक लगा दिया, क्योंकि यही है, ये क्या है n = 0, ये क्या है n = 4, ये वाला टर्म।
तो एक्स एन ई रेज टू माइनस जे 2 पाई अपॉन एन के एन, ये हमने लगाया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स ऑफ 0 प्लस एक्स ऑफ 1, और एक्स ऑफ 1 में क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, इंटू क्या होगा, ई की पावर समथिंग होगी, ये जो चीज़ है ये सब में आएगी, बस एक्स ऑफ 0 में नहीं आएगी क्योंकि ई की पावर 0 1। ऐसे ही इसके संग भी कुछ होगा, x3 के संग भी कुछ होगा, x4 के संग कुछ भी होगा, लेकिन क्योंकि x ये सारे जो टर्म है ये हैं 0, तो इनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, ये सारे टर्म बन गए 0, तो इनके संग ई रेस टू जो भी है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और x ऑफ 0 हमको क्या दिया है 1, तो ये जो x ऑफ k है ये हमारा 1 निकल के आया। ओके, ये 1 निकल के आया, तो वेयर k इज़ 0 1 2 3 4, तो इतनी वैल्यूज़ के लिए हमारा वैलिड है और 1 निकल के आया। अब ये x ऑफ n हमारा था, ये केवल 0 पे 1 था, बाकी 0 0 था, ये हमारा सारी वैल्यूज़ पे होगा, लेकिन क्या होगा, केवल और केवल 1 ही होगा। ओके, ये सॉरी क्या दिख रहा है, 1 होगा, तो ये x ऑफ k हमने x ऑफ 0 से निकाला। ये तो केवल वैल्यू आई, ये जो वैल्यू सॉल्व करके आई x ऑफ k की, ये क्या है, इसकी हाइट है, ये तो यूनिफॉर्म हो गई, लेकिन ये सिग्नल एग्जिस्ट कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 0 से 4 तक एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और देखते हैं कि एक्स एन इज un माइनस un माइनस 5, तो un माइनस un माइनस 5 मतलब ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ut माइनस ut माइनस 5। ठीक है, अगर किसी को हार्ड लगता है उसको निकालना, तो ut हमारा ये हो जाएगा, और ut माइनस 5 क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये ut माइनस 5 है, इससे इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, केवल और केवल ये बचेगा, इतना 5 तक। ओके, 5 तक बचेगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है, ये हमारा ओरिजिन 1 1, और ये 5 तक नहीं आएगा, यहाँ पे एक कम आता है क्योंकि इससे इसको माइनस कर देते हैं, इस स्टैंड पे भी हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये n इक्वल टू 4 तक आ गया, ना कि 5 तक। तो ये तो हमने कंटिन्यूस के लिए सॉल्व करके देखा कि क्या हमारा बचेगा, तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि ऐसा सिग्नल बचेगा 0 1 2 3 4 के लिए हमारी केवल बचेंगी, मतलब ये कुछ इस तरीके से बचेगा 0 1 2 3 4, तो ये 4 सैंपल्स में हमारे ऐसे सैंपल बच गए। ओके, तो ये हमने लिख लिया इसको, ये मतलब 0 से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक 1 1 1 है, n इक्वल टू 4 तक। तो अब इसमें हमें सॉल्व करना है x ऑफ k, तो x ऑफ n क्या है, वो तो 1 ही है, और कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक, मतलब ये जो x ऑफ n है इसको हम ये मान लेते कि ये 1 है, लेकिन अभी तो इस पे लिखा है, इस लिमिट पे नहीं, 0 से लेके 4 तक, बाकी 0 हो गया, तो 0 से लेके 4 तक, तो x ऑफ n तो चला गया। अब बचा हमारे पास ये ई रेज टू माइनस जे 2 पाई अपॉन एन के एन, तो n इक्वल टू 0 से 4 तक हमने क्या किया, इसको लिखा और इसकी पूरी पावर ले ली n। अब ये चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में भी देखी थी, इसको यूज़ किया था एक हमने 10th या 11th वाले प्रॉपर्टी के अंदर। तो ई रेज टू ये अगर होता है कि पावर n, इसका समीशन, इसको हम लिख सकते हैं 1 1 माइनस करके ई रेज टू माइनस जे 2 पाई बाई 5, क्योंकि ये कितना है, ये कितना है, ये कितने नंबर है, ये मतलब 5 पूरे हमारे वैल्यूज़ हैं 0 से लेके 4 तक, टोटल 5 हैं। ओके, टोटल नंबर इसकी लेंथ 5 है, तो ये लेंथ 2 पाई अपॉन लेंथ मतलब 2 पाई अपॉन 5 के और उसकी पावर 5, और नीचे 1 माइनस यही सेम चीज़ ये लिख दी। अब हम एक तरीका तो क्या है कि इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 1 माइनस ई रेज टू माइनस करके ये हमने लिखा, बाहर वाला 1 तो गया, और इसको अब डायरेक्ट सॉल्व कर नहीं सकते। अब हमको एक्स के की वैल्यू लिखनी है, एक बार k इक्वल टू 0 के लिए और बाकी 1 2 3 4 के लिए। तो k इक्वल टू 0 के लिए लिखेंगे तो डायरेक्ट तो ये 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 भी नीचे हो जाएगा 0, तो वो तो 0 बाई 0 हो जाएगा, तो वो हो नहीं सकता, इनडेफिनेट हो जाएगा, तो हम इसमें लॉपिटल रूल लगाएंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक चीज़ तो हम ये कर सकते हैं, तो k इक्वल टू 0 के लिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये k इक्वल टू 0 हम इसमें लगा दें, जो x ऑफ k है, तो जब इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये क्या बचेगा, केवल समीशन कहाँ से बचेगा, ये कुछ इस तरीके से बचेगा, समीशन ऑफ n इक्वल टू 0 से 4 तक और xn। अब यही xn को अगर सबको सम कर दें हम, तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 5, तो यही आंसर है, ये है 5, तो यही निकल के आया। और अगर बात करेंगे 1 2 3 4 के लिए, तो इसमें जब लगाएंगे तो ये ऊपर वाला जो टर्म है ये हमारा 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, नीचे वाला नहीं बनेगा। जब k की जगह 1 2 3 4 लगाएंगे हम, तो इस वजह से ये हमारा 0 बन जाएगा। तो k इक्वल टू 0 के लिए ये वैल्यू आ रही है 5 x ऑफ k, और बाकी के लिए आ रही है 0, तो यही हमने यहाँ पे लगा दी। यहाँ तो ये पूरा 1 1 1 है, और यहाँ पे केवल
हम यहाँ पे हमारा ये 1 नहीं 5 गया, ये 5 वैल्यू गई है, बाकी के लिए 0 हो गया। तो इसके लिए सॉल्व किया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं सर्कुलर शिफ्टिंग। तो सर्कुलर शिफ्टिंग देखते हैं। एक्स ऑफ एन हमारा एक सिग्नल है जो कि है डेल ऑफ एन माइनस 2, और कितने पॉइंट की डीएफटी है हमारे 5 पॉइंट डीएफटी, एन इक्वल टू 5 दिया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल्स हमारे 5 होने चाहिए। तो डेल ऑफ एन माइनस 2 क्या मतलब है कि हमारा 2 इंस्टेंट में हमारा जो वैल्यू है वो 1 वैल्यू है सिग्नल की। ओके, ये इसका मतलब हो गया। अब इसका मतलब है लेकिन 5 पॉइंट का डीएफटी है, तो इसका क्या मतलब है कि 0 1 2 पे तो है ही, और 3 और 4 वैल्यूज़ के लिए हमारी बाकी वैल्यूज़ होंगी वो 0 होंगी। तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, 0 0 और 0 है 1 0 0। यहाँ तक तो ठीक था। अब समझते हैं एक्स ऑफ एन माइनस 4 और मॉड एन इसका लिख देते हैं, मतलब इसका कुछ एन पॉइंट डीएफटी है, मतलब मान लो। तो एक्स ऑफ एन माइनस 4 अगर करते हैं, ये क्या कर रहा है, एक तरीके की शिफ्टिंग है। ये क्या है, टाइम शिफ्टिंग है, एक्स ऑफ एन माइनस 4। पर इससे पहले एक चीज़ समझते हैं कि अगर एक 5 पॉइंट का डीएफटी है, उसको उस तरीके से ही बनाया है, उसके इनपुट हमारा 5 ही रहेंगे। अगर किसी वजह से हमने उसको शिफ्ट करके किसी वैल्यू को हमने आगे भेज दिया, और मान लो कि अब 6 पॉइंट डीएफटी हो गया या 7 पॉइंट डीएफटी हो गया, तो क्या ये इससे पास होगा? अगर कोई सिस्टम बनाया 5 पॉइंट डीएफटी के लिए, तो उससे 7 पॉइंट डीएफटी पास होगा? तो नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट समझने वाली बात थी। उसकी कैलिब्रेशन नहीं हो पाएगा, कैपेबिलिटी मैच नहीं हो पाएगी। यही फंडा हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि अगर हम इसमें 4 की शिफ्टिंग भी कर रहे हैं, बट अब ये शिफ्टिंग करने का क्या मतलब हो गया कि ये हमारा 4 से शिफ्ट हो गया ये पूरा सिग्नल। तो जो चीज़ 2 पे थी, अब वो चीज़ हमारा 3 4 5 6 पे चली गई। तो ये मान लो कि ये सिग्नल 6 पे होगा, बट नॉर्मली क्या होना चाहिए था, ये सिग्नल 0 1 2 3 4 और 5 और 6, नॉर्मली ये सिग्नल 6 पे होना चाहिए था। ओके, बट हमने उसको 1 पे ही बना दिया है। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जो ये जो रेंज है इसकी 0 से 4 तक, ये रेंज हटनी नहीं चाहिए। मतलब ये सिग्नल घूम के कितनी भी शिफ्टिंग कर दें, ये जो 1 है या इन्हीं 5 में से किसी ना किसी पे खड़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने की है। अब हमने क्या किया, शिफ्टिंग तो करी 4 से, पर ये लौट के यहीं पे आ गया। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, एक शिफ्टिंग करी यहाँ गया, फिर दूसरी शिफ्टिंग में 4 पे आया, फिर वापस तीसरी शिफ्टिंग में 0 और चौथी शिफ्टिंग में फिर से 1 पे। क्योंकि अगर इससे बाहर हमने सिग्नल को निकाल दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा। वो जो सिस्टम बना हुआ है 5 पॉइंट के लिए, फिर तो हमारा जो सिग्नल है वो 7 या 8 पॉइंट या 6 पॉइंट डीएफटी हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कि हमारा इसका मॉडुलस बोले या कितने पॉइंट का डीएफटी वो सेम रहे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, n-4 अगर करना है तो प्लस i इंटू एन भी करेंगे। तो i क्या है, i हमारा 1 है वैल्यू, और n जो है हमारा वो टोटल हमारे कितने पॉइंट का डीएफटी है वो है 5। फिर i एक n इंटीजर है जो कि 0 +-1 +-2 कुछ भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे 1 है, तो ये n-4 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जो हम नीचे देख भी रहे हैं, x ऑफ n-4 प्लस 5 क्या बन गया, x ऑफ n+1। मतलब जो n हमारा n-4 है वो हमारा n+1 के भी इक्वल है, n+6 के भी इक्वल है। ऑल फंक्शंस आर सेम 5 पॉइंट डीएफटी, सारे के सारे 5 पॉइंट डीएफटी ही हैं। तो हम 4 से शिफ्टिंग कर रहे हैं, या बोले तो हम राइट में 4 से कर रहे हैं, या फिर लेफ्ट में 1 से कर देते हैं। तो ये हमारा 1 पे वापस आ गया। तो क्या है कि एक सर्कल बन गया। अगर तुम 4 शिफ्ट कर रहे हो तो जो भी शिफ्ट करोगे वो घूम फिर के इन्हीं में शिफ्ट होगा, जो ये 5 पॉइंट है, ये कहने का मतलब है। इसी तरीके से n ऑफ n+11 इज n ऑफ x ऑफ n+16, x ऑफ n-9 इज x ऑफ n-14। तो हमेशा हर चीज में 5 का गैप रहे ना, जरूरी है। अब इसी में एक चीज़ और देखते हैं। अगर हमको एग्जाम्पल दिया है, मतलब कि करना है x ऑफ n+32, ओके, x ऑफ n+32 करना है। अब ये तो काफ़ी बड़ा है। अब जो हमारा बेसिक सिग्नल था ये वाला, अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे आगे बढ़ाएंगे, 1 बार 2 बार 3, फिर ये वापस 3 का मतलब यहाँ, फिर 4 5 6 पूरा 32 बार हमें करना है। तो सिग्नल कहाँ जाएगा, तो वो निकालना काफ़ी मतलब लंबा प्रोसेस है, मुश्किल तो नहीं है, लंबा प्रोसेस है। तो इसका शॉर्टकट क्या करेंगे, n+32 मॉड n। तो इसमें हम यूज़ करेंगे n+32 प्लस ऑफ i इंटू n। n तो है 5, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स 5 है, n.5 पॉइंट डीएफटी 5।
अब इसमें आई क्या रखें कि ये जो वैल्यू है एक्स ऑफ अंदर की वैल्यू ये छोटी से छोटी आए, तो अगर इसको -6 रखते हैं मतलब 32 से 30 को घटा देते हैं, ये क्या बचेगा एक्स ऑफ n+2। n+2 मतलब 2 बार हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारा 0 पे अब आ गया। तो x+n+32 का हमारा ये सिग्नल आ गया। तो इजी है, इस तरीके से करना है, ठीक है। +-in, या अगर बोले तो जैसे अगर शॉर्ट में मैं बात करूँ तो जैसे 32 है, तो हमें क्या करना है कि 32 में से मल्टीपल ऑफ जो भी हमारा जितने पॉइंट का DFT है, जैसे 5 पॉइंट DFT है तो 5 का मल्टीपल घटा दो, तो 5 6 30, तो 32 से 30 घटा दो तो 2 बचा। जैसे कि मान लो अगर बोला जाए x ऑफ n+28 और वो 4 पॉइंट का DFT है, तो उससे क्या घटा सकते हैं, 28 से 28 पूरा घटा देंगे, 4 × 7, तो वो क्या बचेगा x ऑफ n+0 या फिर x ऑफ n ही बच जाएगा। तो जो सिग्नल हमारा है वही सेम सिग्नल आ जाएगा। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। अगर आप बात कर रहे हैं x ऑफ n इस तरीके से दिया है 3 5 -1 8 7 और n = 5 मतलब 5 पॉइंट का DFT है, तो इसके लिए अलग अलग वैल्यूज क्या होंगी वो देखते हैं। तो अब इसके आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन x ऑफ n के हमें इतने सारे सैंपल्स दिए हैं, अब इसमें शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग किस तरीके से होगी ये देखना है। तो x ऑफ n है 3 5 -1 8 7, कितना है 5 पॉइंट DFT है। x ऑफ n-1 अगर कर रहे हैं हम, तो ये हम क्या कर रहे हैं, राइट शिफ्टिंग कर रहे हैं। ओके, राइट शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो ये 8 को राइट में शिफ्ट करेंगे, पर वो राइट में जाएगा कहाँ, DFT तो नहीं रहेगा, इसका मतलब है कि ये वापस आ जाएगा। तो अब जो होगा वो 8 से शुरू होगा और ये पूरा ऐसे खिसक जाएगा, तो 8 7 3 5 -1। सिमिलरली ये हमने कर दी थी, ये हमने तब करी जब हमने 7 को इधर लाए, तब हमारा ये बना है 7 3 5 -1। और जब हम कर रहे हैं n-2 मतलब हम 2 बार की शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो ये जो 1 बार की शिफ्टिंग हो चुकी थी इसी में शिफ्टिंग कर देते हैं, तो 8 को इधर ले आए, तो ये सिग्नल हमारा 2 बार शिफ्ट हो गया। अगर सही तरीके से देखें तो ये 3 राइट में 2 टाइम शिफ्ट हो गया, तो वो दिख भी रहा है कि 3 जो ओरिजिन पे था और वो 2 टाइम शिफ्ट हो गया। ऐसे ये हमारा लेफ्ट शिफ्टिंग है n+1 मतलब लेफ्ट में एक शिफ्ट, मतलब लेफ्ट में एक शिफ्ट मतलब कि ये जो x ऑफ n है इसकी एक लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, मतलब 3 इधर चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसका क्या होता है इस तरीके से। इसी में n+2 करेंगे तो ऊपर वाले में 5 को इधर ले जाएंगे और 3 को फिर से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे एक और बार। तो ये शिफ्टिंग समझ में आ रही होगी, ठीक है। राइट और लेफ्ट शिफ्टिंग मतलब इन्हीं में होगा, सर्कुलर टाइप का, और 5 पॉइंट से ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। ऐसी क्वेश्चन है x ऑफ n। अच्छा, अभी इधर से देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, x ऑफ -n = x ऑफ -n, क्योंकि मॉड n लगाएंगे इसमें तो प्लस i × n। अब i कोई भी इंटीजर की वैल्यू हो सकती है। अब इसको अगर इस तरीके से हमें शिफ्ट करना है, अगर इसके लिए शिफ्ट करना है जो x ऑफ -n है, वो शिफ्टिंग था टाइम शिफ्टिंग, ये क्या है रिवर्सल की बात कर रहे हैं, नई प्रॉपर्टी है रिवर्सल। अगर हम x ऑफ -n कर रहे हैं तो क्या होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -n + i × n। तो रिवर्सल में हमेशा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है कि पहला जो टर्म है उसको एज इट इज़ लिखना है, उसके बाद बाकी को रिवर्स कर देना है। क्या था बेसिक जो मेन सिग्नल था वो ये था 3 5 -1 8 7, तो 3 को हमने यहाँ रखा, 5 -1 8 7 को क्या कर दिया 7 8 -1 5 उल्टा कर दिया। तो रिवर्सल में हमेशा ध्यान रखना है कि हमें पहला टर्म को एज इट इज़ लिखना है, बाकी को रिवर्स कर देना है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो हमने 1 को एज इट इज़ रखा है, ओके, ये xn है और ये x ऑफ -n है, और बाकी को 6 को इधर ले आए और 2 को इधर ले गए, तो क्या हो गया 6 9 8 4 -2, ये -2 था। ओके, इस तरीके से। अब बात करते हैं सर्कुलर इवन सिग्नल की। सर्कुलर इवन सिग्नल का क्या मतलब है कि xn वो किसके इक्वल होना चाहिए, x ऑफ -n, ये तो इवन की प्रॉपर्टी हमें पता है, और मॉड n यहाँ पे लगाएंगे, तो मॉड n लगाने का मतलब कि x ऑफ -n + i × n। अब x ऑफ n तो ये हमें सिग्नल दिया है इस तरीके से 1 2 3 3 2, हमें x ऑफ -n लिखना है और दोनों को चेक करना है इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होंगे तो सर्कुलर इवन सिग्नल होगा। तो क्या देखेंगे, पहला टर्म एज इट इज़ लिखेंगे, x ऑफ -n करने के लिए पहला टर्म एज इट इज़, बाकी को रिवर्स कर देंगे, तो ये 2 इधर चला जाएगा, ये 2 इधर। अब वो सिग्नल ही ऐसा है कि 2 3 3 2 2 3 3 2 रहेगा, तो ये क्या है, एक सर्कुलरली इवन सिग्नल है। सिमिलरली ऑड सिग्नल की क्या प्रॉपर्टी होती है, x ऑफ n इज माइनस ऑफ x ऑफ -n।
तो वहाँ पे इक्वल था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड n लगाएंगे तो माइनस ऑफ x माइनस n प्लस आई इंटू कैपिटल N, आई कुछ भी इंटीजर वैल्यू, n यहाँ पे 6 है, ठीक है, मॉड 6 है। तो ये हमारा xn है 0 1 2 3 -2 -1। इसी में हम करेंगे माइनस ऑफ xn पहले और फिर अंदर माइनस करेंगे। तो पहले माइनस लगा रहे हैं, तो माइनस का तो क्या मतलब है, सब चीज़ में माइनस लगा दो, जो भी वैल्यूज़ हैं ये माइनस लगाएंगे, ये बन गया ओके, -1 -2 -3 +2 +1। अब इसमें हमने ये क्या कर दिया, रिवर्सल कर दिया। रिवर्सल करने के लिए क्या चीज़ करनी होती है, पहली वैल्यू सेम, बाकी सबको रिवर्स कर दो, ये प्लस इधर ले जाओ, ये माइनस इधर ले जाओ। तो 1 2 -3 -2 -1। अगर इसको चेक करें ऊपर वाले से तो ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, कैसे, थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है क्योंकि ये जो -3 है वहाँ पे -3 नहीं था। तो ये जो दोनों सिग्नल हैं, ये वाला और ये वाला, मैं अगर दिखाना चाहूँ ये सिग्नल और ये सिग्नल, ये दोनों सेम नहीं आ रहे। इसमें क्या है कि ये जो -3 है ये है कल्प्रिट, मतलब इसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा, तो ये सर्कुलरली ऑड नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे सर्कुलरली ऑड होगा, जैसे कि ये है x ऑफ n 0 1 5 7 0 -7 -5 -1। अब इसको पहले देख लेते हैं है कि नहीं, उसके बाद कुछ बात करेंगे। x ऑफ -n करेंगे, माइनस लगाएंगे, अंदर पहले रिवर्स ही कर दिया है, तो इन्होंने पहले ही रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया ओके। तो ये -1 वाले इधर आ गए, प्लस वाले इधर चले गए, तो अभी ये अलग दिख रहा है। और फिर इसमें बाहर माइनस लगा दिया, जो माइनस लगा दिया तो ये जो माइनस था ये वाला ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस, तो ये एग्जैक्टली सेम है। तो सर्कुलरली ऑड होने के लिए एक बहुत बेसिक कंडीशन है, पहला टर्म तो 0 ही होना चाहिए क्योंकि तभी वो सेम रहेगा, और जो ये टर्म है मिडिल वाला टर्म होता है इसको छोड़ के ओके, तो ये 0 होना चाहिए क्योंकि इसको जब रिवर्स करेंगे और माइनस माइनस करेंगे तो जैसे ऊपर -3 का -3 हो जा रहा था तो वहाँ पे दिक्कत देगा। इसकी वजह से क्या होगा कि ये 0 रहेगा तभी सर्कुलरली ऑड हो सकता है। तो यस इट इज़ सर्कुलरली ऑड। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखने का कि इस पहले टर्म को छोड़ के जितने भी टर्म है उसका मिडिल टर्म वो हमारा क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो सर्कुलर टाइम शिफ्टिंग की बात करेंगे, तो अगर इधर शिफ्टिंग कर रहे हैं टाइम में तो इधर क्या हो रहा है, ये टर्म अलग से आके लग जा रहा है हमारा e−j 2π/n k × n0। ये क्या है, WN टोटल फैक्टर की पावर k × n0 अलग से आया है। तो ये जो xk था हमारा DFT सॉल्व हो चुका था, उसमें हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया अगर इधर हम टाइम में शिफ्टिंग कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, मतलब हम फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग कर रहे हैं, ये x ऑफ k - k0 कर रहे हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, ये हमारा टर्म जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा e−j 2π/n, और ये क्या होगा, टोटल फैक्टर WN की पावर -k0n। तो ये किसके इक्वल है, इक्वल टू x ऑफ k - k0। इसमें हम मॉड n लगाएंगे तो इसी k - k0 में क्या कर देंगे, प्लस i × n कर देंगे। मॉड n का यही मतलब होता है। ओके टाइम रिवर्सल देखते हैं। x ऑफ -n की अगर बात कर रहे हैं टाइम रिवर्सल, इसमें मॉडल लगाएंगे, रिवर्स कर रहे हैं तो यहाँ सिंपल है, अगर रिवर्सल कर रहे हैं तो इधर माइनस लगाया तो इधर अभी x ऑफ माइनस के मॉड n, तो सिंपल -n प्लस -in माइनस के प्लस in। तो ये तो सिंपल है, टाइम रिवर्सल में जो इधर माइनस कर रहे हैं वो उधर कर देंगे। कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो इधर भी सिंपल होगा कॉन्जुगेट, बट यहाँ पे x ऑफ माइनस के भी हो जाएगा, तो ये चीज़ एक अलग है। मॉड n तो माइनस के प्लस in, तो कॉन्जुगेट में कॉन्जुगेट इधर भी होगा और माइनस भी आ जाएगा। सर्कुलर कन्वोल्यूशन, अब ये हमने इसके पहले लीनियर कन्वोल्यूशन पढ़ा है और ये सर्कुलर कन्वोल्यूशन है, ठीक है। लीनियर तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो सर्कुलर कन्वोल्यूशन भी वही चीज़ है कि कन्वोल्यूशन यहाँ कर रहे हैं, दोनों सिग्नल एन पॉइंट सिग्नल होने चाहिए, ठीक है, सेम एन पॉइंट DFT, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इधर कन्वोल्यूशन है, इधर प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन इन टाइम, मतलब यहाँ प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं टाइम वाली साइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वोल्यूशन हो जाएगा, सर्कुलर कन्वोल्यूशन वो भी। और यहाँ पे एक चीज़ अलग से आएगी, वो आएगा 1/n हमारा अलग से आ जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। डुअलिटी प्रॉपर्टी समझते हैं, जो हमने पहले डिटेल में देखी है कि अगर xn का हम कर रहे हैं DFT तो वो xk बन जाएगा। अब इसी xk का फिर से करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, n × x ऑफ -k। मतलब हम क्या करते हैं, इस में क्या लगाते हैं, k की जगह n लगाते हैं, मतलब उसको सोचते हैं कि ये हम जैसे xn का कर रहे थे तो ये बन रहा था, अब xk का कर रहे हैं, मतलब मान लिया कि kn है, तो क्या होगा, ये n की जगह हमारा -k आ जाएगा, इस n की जगह -k। तो यहाँ पे बस इतना सा डिफरेंस आ रहा है,
कि जब इसमें हमने 2 बार किया है तो ये हमारा n भी अलग से आ रहा है और x ऑफ माइनस के हो जा रहा है, तो ये अंतर है। इसका क्या मतलब है कि इसी xn को हमने 2 बार DFT से निकाला है, तो वो क्या बन गया, x ऑफ माइनस के बन गया और कैपिटल N बन गया, और ये स्मॉल x है, ये देखने वाली बात है। पार्सेवल्स एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं तो एनर्जी ऑफ एक्सन समीशन n इक्वल टू 0 से n-1 और मॉड xn का स्क्वायर। ये तो हमें फॉर्मूला पता है कि ये xn स्मॉल xn का होल स्क्वायर होता है। अगर इसी को हम रिप्लेस करते हैं xk से, जो हमारा DFT है, तो xk का होल स्क्वायर हो जाएगा, बस यहाँ पे 1/n और अलग से आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 बाई ये इफ सिग्नल इज रियल देन, अगर सिग्नल रियल है, ठीक है, रियल है, जैसे कभी कभी सिग्नल रियल है, इवन है, ऑड है, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर रियल है तो हमारा x ऑफ k किसके इक्वल होगा, x ऑफ कॉन्जुगेट n माइनस के इक्वल होगा, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर सिग्नल रियल है तब तो सिग्नल रियल है, ये इसके इक्वल हो गया। अब इसको प्रूफ भी कर देते हैं, कैसे करेंगे, xn हमारा रियल सिग्नल है, मतलब xn इज इक्वल टू x कॉन्जुगेट n, अगर रियल है तो वो कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, तो xk जो इसका xk निकलेगा, ओके, और इसका क्या निकल रहा है, x कॉन्जुगेट माइनस के। तो ये हमने ऊपर प्रॉपर्टी से देखा कि कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो इधर कॉन्जुगेट भी होगा और माइनस भी लग जाएगा। इसमें मॉडल लगाएंगे तो माइनस के प्लस i को ले लेते हैं 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये n माइनस के, मैं फिर से बोलता हूँ n माइनस के, ओके। तो x कॉन्जुगेट n माइनस के, और x कॉन्जुगेट n माइनस के क्या होता है वो हमें पहले से पता है, वो x के इक्वल होता है। तो ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि अगर रियल है तो ये चीज़ इसके इक्वल होगी। अब इसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ये जो चीज़ है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ये समझने वाली बात है। जैसे कि n8 है, 8 पॉइंट DFT है, एक्सन जो सिग्नल है वो रियल सिग्नल हमें दे दिया पहले से ही, तो यहीं पे हमारा मेन चीज़ हो रही है कि रियल सिग्नल दिया है कि नहीं, रियल सिग्नल दे दिया पहले से, तो अब उस हिसाब से करेंगे। xk दिया है कुछ इस तरीके से, ये काफ़ी सारी वैल्यूज़ है, इसमें आखिरी में a, b और c है, 5, 6, 7 पे हमसे पूछा है b और c की वैल्यूज़ बताइए। तो b और c की वैल्यूज़ बताने के लिए हम इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे जो ऊपर थी, x ऑफ k इज x कॉन्जुगेट n माइनस के, मतलब अगर किसी भी पॉइंट पे वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, x का कॉन्जुगेट पार्ट, और जो भी पॉइंट का DFT है, जैसे n8 है तो 8 पॉइंट का DFT, तो x कॉन्जुगेट 8 माइनस के लिख देंगे, दिस इज k। तो हमने ये लिख दिया। अब c क्या है, c को निकालते हैं, ये c हमारा 7 पॉइंट है, मतलब k हमारा 7 है, तो x ऑफ 7 क्या होगा, x कॉन्जुगेट 8 माइनस 7। तो ये जो c है 7 पार्ट पे, ये किसके कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, ये इसके कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, 1 वाले के, ओके। इसको 0 को छोड़ के, पहले पार्ट को छोड़ के, तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट हमेशा अलग रहता है, जो k इक्वल टू 0 है उसको अलग ही रखते हैं। तो ये 8 माइनस 7, तो x कॉन्जुगेट 1 के इक्वल है, ये क्या है, +1 माइनस 3j, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाता है कि इमेजिनरी के पहले हमने साइन चेंज कर दिया, तो 1 + 3j हो जाएगा। अगर हम b को निकालना चाहें, ये b निकाल रहे हैं, इससे क्या करेंगे, ये किसके, ये 6 है तो ये 2 वाली वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, तो ये क्योंकि 0 है 2 वाली वैल्यू, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो b भी 0। सिमिलरली अगर हम a निकालना चाहें, अगर हम a को निकालें इसमें, जो कि 5th वैल्यू है, तो वो 3rd वैल्यू के इक्वल होगी, उस 3rd वैल्यू के भी कॉन्जुगेट के इक्वल होगी, तो a क्या हो जाएगा हमारा 3 + j4, क्योंकि ये -j4 था, ये होता है। तो हर वैल्यू एक दूसरे की कॉन्जुगेट के इक्वल होती है, मतलब पेयर में 7 1k, 6 2k, 5 3k और 4 तो मिडिल में बच ही गया फिर तो। और इसमें क्या है, अभी चीज़ समझनी ज़रूरी है, जब हमारा एक्सन रियल सिग्नल है, ये तभी काम करेगा ये चीज़, जब हमारा एक्सन रियल सिग्नल है, तो ये तभी काम करेगा, तो ये समझ में आया। फिर से क्वेश्चन में दिया है कि एक्सन इज़ अ रियल सिग्नल, उससे xk बन रहा है, xk हमको दिया है ये, ओके। अब यहाँ से हमसे पूछा है r हमें बताना है, r ऑफ टाउ बताना है, ठीक है। r क्या है, ऑटो कोरिलेशन। अब ऑटो कोरिलेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी चाहिए कि ऑटो कोरिलेशन इज इक्वल टू सिग्नल एनर्जी एट ओरिजिन। तो सिग्नल एनर्जी एट, मतलब ऑटो कोरिलेशन एट ओरिजिन हमसे अगर पूछा जा रहा है, वो क्या है, ये ऑटो कोरिलेशन एट ओरिजिन, r ऑफ टाउ एट टाउ इक्वल टू 0, तो किसके इक्वल होता है, वो हमेशा एनर्जी ऑफ एक्शन के इक्वल होता है। तो
ऑटो कोरिलेशन है टाउ इक्वल टू 0 ओरिजिन पे हमेशा एनर्जी के इक्वल होता है। मैंने 2 बार ये बात रिपीट करी तो ये याद रखेंगे। तो एक्स ऑफ के इज एक्स कॉन्जुगेट एन माइनस के इक्वल, ये फार्मूला पीछे से आया। तो एक्स कॉन्जुगेट 8 माइनस के इक्वल है। अब यहाँ पे ये तो बाद में लगाएंगे कि एनर्जी ऑफ के क्या है, पहले हमें ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ये वैल्यू क्या है, ए बी एंड सी। तो सी को मैं निकालूंगा, तो सी को कैसे निकालूंगा, सी को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 7 पे है तो ये जो 1 वैल्यू है इसका उल्टा, तो 1 + 2j का क्या हो जाएगा 1 - 2j। तो ये 1 - 2j हो जाएगा, ये गलती से 4 हो गया, ये 1 है। उसके बाद सॉरी ये 1 - 2j ठीक है। उसके बाद निकालते हैं बी को, ये 5th वैल्यू है, 5th का क्या उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा 3rd। तो ये क्या हो जाएगा 3 + j का 3 - j। ऐसे ये ए है सेकंड वैल्यू, तो ये किसका उल्टा होगा, ये 6th वाली का उल्टा है। ये सेकंड वैल्यू 6 वाली का कॉन्जुगेट होगा, 4 + 2j का हो जाएगा 4 - 2j, ये पहले से कर दिया था। ओके, तो ये तीनों वैल्यू निकली। अब ये तीनों वैल्यू जब निकल आई तो एनर्जी क्या हमने लगाया था पार्शियल थ्योरम से 1/n और मॉड एक्स के का होल स्क्वायर। तो जितनी भी एक्स के की वैल्यू हैं उन वैल्यूज़ का सबका सम, ये समेशन है 0 से 7 तक, तो सबका समेशन का मतलब होल स्क्वायर का समेशन लेना है, मतलब हर वैल्यू का हमें स्क्वायर ले लेना है पहले, और उसके मॉड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और उनका सबका सम, और फिर 1/8 से डिवाइड। तो ये कुछ ये आंसर आएगा। तो आंसर तो सॉल्व भी कर लेंगे कैलकुलेटर से। अब बात करते हैं मैट्रिक्स मेथड की। ये भी काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है डीएफटी का, फॉर डीएफटी एंड एफएफटी या सॉरी आईडीएफटी कैलकुलेशन। तो ये कैपिटल एक्स है, ये किसके इक्वल होता है, टोटल फैक्टर WN इंटू स्मॉल एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्स अगर निकाल रहे हैं, डीएफटी निकाल रहे हैं, ये डीएफटी निकाल रहे हैं, तो किसके इक्वल होगा, जो हमारा स्मॉल सिग्नल है स्मॉल एक्स और इंटू WN की मैट्रिक्स के इक्वल, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के। अगर हम आईडीएफटी निकाल रहे हैं इनवर्स, मतलब जो बेसिक सिग्नल है एक्स उसको निकाल रहे हैं, उसकी मैट्रिक्स को निकाल रहे हैं, तो वो होगा 1/n अलग से आएगा 1/n, और ये WN कॉन्जुगेट इंटू एक्स, वेयर x जो है वो इस तरीके की मैट्रिक्स है x0 x1 अप टू xn-1, और स्मॉल x कैसी मैट्रिक्स है x0 x1, और ये क्या है सारे स्मॉल x हैं। ओके, अब बड़ी मैट्रिक्स देखते हैं। बड़ी मैट्रिक्स क्या होती है, WN की मैट्रिक्स होती है, टोटल वाली मैट्रिक्स, ठीक है। वो दोनों तो दिख गई। तो इसमें क्या दिख रहा है कि जो बड़ी x मैट्रिक्स है किसके इक्वल है, ये इस x वाली के और इस टोटल वाली के प्रोडक्ट के इक्वल है, और ये स्मॉल x किसके इक्वल है 1/n इंटू x और इस टोटल के कॉन्जुगेट के इक्वल है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखने के लिए इसका जो पहला कॉलम और पहला रो होता है टोटल का वो हमेशा 1 होता है, ये याद रखेंगे। पहला कॉलम और पहला रो हमेशा 1 होता है, ठीक है। ये तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये इसके बाद की रो है तो ये WN की पावर 1 इसमें चलता जाता है। ओके, WN की पावर 1, लेकिन इसमें कॉलम बढ़ता जा रहा है तो ये WN² हो जाएगा। ऐसे करते करते WN की पावर n-1, और जो लास्ट कॉलम होता है वो n-1th कॉलम होता है। ऐसी लास्ट रो मतलब n-1th रो होती है। तो ये चीज़ कॉलम रो पे एक साथ अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ बढ़े तो ये क्या है WN0, ये WN1, ये WN, और ये पहला कॉलम पहला रो 1 क्यों होता है, क्योंकि ये WN0 की रो है और किसी चीज़ की पावर 0 मतलब 1। अब ये WN² हो गया, तो ये WN² तो हो गया, उसके संग क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, क्योंकि कॉलम 1 है। यहाँ पे WN² उसके संग क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 2, क्योंकि कॉलम 2 है, मतलब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, जहाँ सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम वो कर रहे हैं इंटरसेक्ट, मतलब इसको छोड़ के जो बेसिक 1 वाला था इसके अलावा। तो ओरिजिनली बोले तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ ये 2 × 2 आ रहा है। ऐसे ही ये 2 तो रो की वजह से और ये n-1 हमारा कॉलम की वजह से। सिमिलरली ये n-1 जब ये इस वाले रो का लास्ट एलिमेंट ये था और ये था WN की पावर n-1 ये वाला, तो सिमिलरली अगर देखा जाए तो इस पहले कॉलम का भी WN n-1 हो जाएगा। अब इसी तरीके से देखें तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा WN की पावर n-1 इंटू n-1, तो ये लास्ट हमारा निकल के आया WN। ओके, n-1 इंटू n-1, तो ये यूज़ नहीं होता, ये तो मेन बस देखने के लिए समझने के लिए है। 4 वाली 4 पॉइंट डीएफटी की मैट्रिक्स यूज़ होती है, तो WN अगर n4 रख रहे हैं तो बहुत आसान है इसको लिखना। यहाँ आप 1 लिखो जैसे कि इसमें किया था, हर जगह 1 लिख दिया आपने। उसके बाद ये जो ये 3/3 की मैट्रिक्स बची इसके मिडिल एलिमेंट को 1 लिख दो, यहाँ तक काम हो गया। अब क्या करना है आपको कि यहाँ वाली जो एलिमेंट है जो प्रिंसिपल डायगोनल है
ओके, उसमें माइनस जे लिखना है, जो बचे हुए 2 एलिमेंट है माइनस जे लिख दिया। अब क्या करना है, जो इसके अलावा जो डायगोनल बचा है इस 3x3 की मैट्रिक्स का, उसको केवल लिख देना है जे। तो ये जो अलग वाला डायगोनल है, नॉट द मेन डायगोनल, उसको लिख देना है जे। ओके, 3x3 मैट्रिक्स का, और फिर कुछ नहीं करना है, जो भी बचे हुए एलिमेंट है उनको सबको -1 लिख देना है। ये 4 एलिमेंट बचे जो -1 हो जाएंगे। तो बहुत आसान है, इसको याद रखना है। इसको यूज़ करके देखते हैं। हमको xn दिया है 1 2 3 4, और हमें xk इससे निकालना है, और n 4 है, xk निकालना है। रिकवर xn बाय यूजिंग xk, और जब xk निकाल लेना उससे वापस से xn निकालना है। तो xk क्या है, ऊपर ही देख लेते हैं, टोटल वाली मैट्रिक्स wn और स्मॉल x की मैट्रिक्स। तो ये हमारे 4 एलिमेंट है। तो टोटल वाली मैट्रिक्स जो हमने वहाँ लिखी 1 1 1 1 1, ठीक है, ये 1 1 1 1 1 लिखा। फिर ये 3x3 मैट्रिक्स का बीच को 1 1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे ये 4 एलिमेंट को -1 -1 लिख दिया, और प्रिंसिपल डायगोनल जो 3x3 का उसको -j लिखा है, और बचे वाले को +j लिखा है। इसी में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, स्मॉल x जो हमारा 1 2 3 4 मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सॉल्व होके जो आया ये 10 -2 ये सब ये सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने xk निकाल लिया। x निकालना है अगर, तो क्या करेंगे, 1/n wn का क्या कॉन्जुगेट, और xk जो हमने निकाला है। तो ये चीज़ है, तो ये हमने निकाला था, तो उसको तो यूज़ कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा, यहाँ पे चेंजेस ये आएंगे कि हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं, तो ये 1 का तो कॉन्जुगेट क्योंकि रियल है यही रहेगा। ये 3x3 मैट्रिक्स का बीच भी हमारा 1 रहेगा, और ये जो -1 है ये भी यही रहेंगे। चेंज कहाँ आएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल में हमारा -j हुआ करता था 3x3 मैट्रिक्स के, यहाँ पे हमारा j हो जाएगा प्लस का। तो ये चेंज आएगा, ये j हो जाएगा प्लस का प्रिंसिपल डायगोनल में, और जो बचे वाले में माइनस आ जाएगा। तो ये उल्टा हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व जब कर करेंगे तो ये आंसर सीधे से 1 2 3 4 जो हमारा था वही आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स मेथड है। अब सर्कुलर कन्वोल्यूशन की बात करते हैं। अगर सर्कुलर कन्वोल्यूशन हमें निकालना है, जैसे कि xn और hn का मान लो निकालना है, तो xn hn, तो yn क्या है, yn क्या होता है xn, और ये कन्वोल्यूशन hn। पर यहाँ पे DFT के केस में हम इसको क्या लिखते हैं, सर्कुलर कन्वोल्यूशन लिखते हैं। ओके, सर्कुलर कन्वोल्यूशन। तो निकालने के लिए मेन चीज़ कंडीशन क्या है कि दोनों जो DFT हैं वो सेम पॉइंट के होने चाहिए। मतलब ये 3 पॉइंट DFT है, तो ये भी 3 पॉइंट बनाने के लिए हम इसको यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो वी हैव टू मेक इट लाइक दिस, मतलब सेम पॉइंट का DFT हमें बनाने पड़ेंगे। उसके बाद हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ईदर दिस और दिस। तो हम क्या लिखेंगे, y इधर है, इधर x है, और h है जिनका कन्वोल्यूशन कर रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से लिखेंगे कॉलम में, तो हम क्या लिखेंगे, x0 x1 x2, फिर हम इस x2 को ऊपर भेज देंगे। ओके, ऊपर भेज दिया, तो ऊपर भेजने से क्या हुआ, ये नीचे शिफ्ट हो गया। तो x0 x2 x0 x1, फिर इस x1 को ऊपर भेज दिया, और इसको ऐसा कितनी बार किया, 2 बार किया। टोटल हमारे 3 कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। कॉलम 1 जो है वो हमारा बेसिक कॉलम है जो हमारा था। ओके, और यहाँ तो ये है ही। फिर इससे सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यूज़ गिवन है उसको लगा के सॉल्व कर लेंगे, जो ऊपर वैल्यूज़ गिवन है। ओके, तो और अगर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर हम रो वाइज लिख रहे हैं तो हमने इसको रो वाइज लिखा, x0 x1 x2। पर कॉलम वाइज में हम किस में कर रहे हैं, x में चेंजेस ला रहे हैं, और रो वाइज में हम किस में चेंज ला रहे हैं, h में चेंज ला रहे हैं। तो ये समझना है, ज़रूरी है। ओके, इसको याद रखना ज़रूरी है कि कॉलम वाइज में हम x में और रो वाइज में हम h में। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो रो वाइज में चेंज होगा, पहले तो h0 h1 h2 लिख देंगे, फिर इस h2 को इधर भेज देंगे। तो ये क्या हो गया, h2 h0 h1, फिर इस h1 को इधर भेज देंगे। तो h1 h2 h0 उल्टा हो जाएगा पूरा, जो यहाँ पे था उसका जस्ट अपोजिट, और सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन अलग। xn हमें दिया है ABCD, xk भी दिया है अल्फा बीटा गामा और डेल। उसके बाद yn जो है वो कुछ इस तरीके से ABCD है, और उसमें हम क्या सर्कुलर कन्वोल्यूशन कर रहे हैं। तो xn से ही सर्कुलर कन्वोल्यूशन अगर कर रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है हमारा, ये ABCD हमने लिया। अब क्योंकि ये रो वाइज लिया है तो हम hn में चेंज करेंगे, दिस इज hn, दिस इज xn, और दिस इज, तो ये तो yn दिख ही रहा है, दिस इज yn। तो ये हमने क्या लिखा, ABCD।
अब इस डी को हमने इधर भेजा तो ये कुछ ऐसा हो गया, फिर इस सी को इधर भेजा तो ये कुछ ऐसा हो गया, फिर इस बी को इधर भेजा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो स्क्वायर आ रहा है। ओके, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आएंगे। तो इसी तरीके से अगर देखें तो एक्सन कन्वोल्यूशन, ये सर्कुलर कन्वोल्यूशन एक्सन का एक्सन के संग ही करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, या तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो एक तरीका है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वो कुछ भी आएगा, वो मान लो ये आ रहा है पर हमें पता नहीं है पी क्यू आर एस क्या है, इस तरीके से आंसर हमें नहीं दिया सॉल्यूशन में। तो दूसरा तरीका क्या है कि सर्कुलर कन्वोल्यूशन टाइम डोमेन में, मतलब इसमें, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो एक्स के निकाल लेंगे एक बार और उसी को दो एक्स के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के का होल स्क्वायर। अब एक्स के ऑलरेडी हमको दिया है, एक्स के तो भैया पहले से दिया है, तो ये जो ये है अल्फा बीटा गामा, तो ये सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सर्कुलर कन्वोल्यूशन की ज़रूरत थी नहीं, प्रॉपर्टी का हमारा यूज़ हो गया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्स एन। हमें अगर इस तरीके से दिया है क्वेश्चन है एक्स के, यहाँ पे अलग से एक टर्म दे दिया जो कि हमारा होता नहीं था, एक्स के को निकालने के लिए ये यूज़ नहीं होता था। दिस इज सिंपल DFT। और अगर 1/n आता भी था 1/n तो वो हमारा इनवर्स DFT में आता है। ओके, दिस इज सिंपल DFT। यहाँ पर 1/√n आ रहा है, बाकी ये सब लगभग वही चीज़ें हैं। तो 4 पॉइंट का DFT है, DFT ऑफ DFT ये भी गिवन है, DFT ऑफ एक्सन इज एक्सन। ठीक है, अगर दो बार इस एक्सन का DFT ले रहे हैं तो वापस वही आ रहा है। अब दो बार से क्या हमें दिमाग में आ जाना चाहिए, तो ना ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए। तो यूजिंग ड्यूअलिटी, ये किसके इक्वल है, एक्सन के इक्वल है। इसके ड्यूअलिटी से जब सॉल्व करेंगे दो बार तो ये एक्सकेन के इक्वल आ रहा है। ये जो एक्सन है ये हमने यहीं से गिवन से यूज़ किया है। अब ये तो एक्सन गिवन से यूज़ किया, पर इसी एक्सन को हम यूज़ भी करके देखेंगे। दो बार DFT इसका अगर लेंगे तो एक बार लेने पे तो 1/√n आ रहा है, तो दो बार लेने पे क्या आएगा, 1/√n इंटू 1/√n इंटू n एक्स की। ये हमारा होता था बाई डिफ़ॉल्ट, जो हमने ऊपर ड्यूअलिटी में सीखा था। ये हमारे अलग से आ रहे हैं क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। अब ये दोनों इससे कट जाएंगे तो केवल x(-n) बचेगा। तो x(-n) इजकल टू x(n) गिवन है, तो ये ड्यूअलिटी का आंसर है सॉल्व करने से, और ये ड्यूअलिटी का ही आंसर है गिवन से, इस वाले से। ओके, तो ये आ गया। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि दिस इज अ सर्कुलर इवन सिग्नल। ये किस तरीके का सिग्नल है, बस हमें ये बताना था, दिस इज अ सर्कुलर इवन सिग्नल। अब अगर आंसर में देखें तो आंसर में कौन सा सर्कुलर इवन सिग्नल होगा, पहले तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बाकी 3 वैल्यूज हैं उनको उल्टा कर देंगे तो सेम आनी चाहिए, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, केवल यहाँ पे सही होगा 2 3 2। अगर इस 2 को इधर भेजते हैं, इस 2 को इधर भेजते हैं तो सेम ही वैल्यू आएगा, एक्सन इज x(-n) के इक्वल आएगा। तो हमारा आंसर होगा बी। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम इंटरपोलेशन। xn अगर गिवन है ABC, xk गिवन है अल्फा बीटा गामा। ओके, तो मान लो कि पहले n/2 करते हैं हम, इसमें n/2 कर देते हैं तो इसमें क्या चेंज आएगा। तो ये तो डिस्क्रीट सिग्नल है, हमने सीखा था। अगर n/2 किया तो इसमें हमने हर सेकंड प्लेस पे हम क्या कर देंगे, 0 इंसर्ट कर देंगे। अच्छा, इस वाले 0 की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये 6 पॉइंट का DFT, हम इवन नंबर में ही DFT को हमेशा लेके चलते हैं, ये याद रखेंगे। ओके, ये 3 था तो इसका दुगने की वैल्यू हमको लिखनी है, तो n=6 के लिए हमने यहाँ भी 0 लगा दिया, तो ये हमारा 6 पॉइंट का DFT बन गया। अब हमेशा याद रखना है कि ये तो डिस्क्रीट इस वाली साइड में, एक्सन वाली साइड में, XK वाली साइड में क्या करते हैं, वहाँ नहीं कि वहाँ ऐसा नहीं करेंगे कि अल्फा बीटा गामा के बीच में 0, आप रिपीट कर दो, अल्फा बीटा गामा को रिपीट कर दो, रिपीटेड 1 सेकेंड। ओके, तो आप 3 वैल्यू पहले के बिन है और आपको बनाना हमेशा 6 पॉइंट, क्योंकि इधर 6 बना है तो इधर भी 6 ही बनाना है, 6 पॉइंट DFT ही बनाना है, तो आप रिपीट कर दो। सिमिलरली अगर देखें, अगर ये 3 पॉइंट DFT है और ये 9 पॉइंट इससे बन रहा है, मान लो, ठीक है, x(n) डिवाइड बाई 3 कर दिया तो यहाँ पे 2 2 0 आ जाएंगे। ओके, तो क्या करेंगे, 3 बार रिपीट कर देंगे, अल्फा बीटा गामा और अल्फा बीटा गामा। अगर हम क्या कर रहे हैं, x(n) डिवाइड बाई 3 कर रहे हैं तब। अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन DTFT एंड DFT ऑफ अ सिग्नल। तो लेट xn बी अ फाइनाइट लेंथ n, एक सिग्नल है xn जिसकी लेंथ n है, सिग्नल सच दैट xn इक्वल टू 0 आउटसाइड 0 से n-1। मतलब कुल मिला के क्या कहना चाह रहा है कि जो रेंज है वो केवल यही रेंज है, इसके बाहर वो हमारा xn 0 है। तो DTFT कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से, समेशन ऑफ n इक्वल टू -∞ से ∞ xn e⁻⁻jn।
अब इसमें n इजकल टू 0 लिख देंगे, क्यों? क्योंकि n इजकल टू 0 से n-1 के बाहर तो सिग्नल 0 है, तो वो तो पूरी वैल्यू 0 दे देगा, तो केवल इतने के लिए वैलिड है, 0 से n-1 तक, तो ये वैलिड है। अब इस पर कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ एक्स ई रेज टू जे ओमेगा, ये जो एक्स ई रेज टू जे ओमेगा है, ठीक है, ये किसके इक्वल आ रहा था? ये जो चीज़ है ये एक्स ई रेज टू जे ओमेगा है, इसके इक्वल है। एड इसके सैम्पल्स ओमेगा इजकल टू 2π/n के पे लो, वेयर के इज 0, 1 से लेके n-1 तक। तो इसके सैम्पल्स कलेक्ट करो, मतलब ये क्या है, DTFT कैसा होता है? कंटिन्यूस सिग्नल होता है, हमको पता है। DTFT सॉल्व होने के बाद ये जो सिग्नल है दिस इज कंटिन्यूस, और हमें निकालना है DFT रिलेशन। तो DFT है डिस्क्रीट, तो हमें क्या सैम्पल्स ले लेने हैं इसके। कहाँ सैम्पल्स लेने हैं? 2π/n के पे सैम्पल्स लेने हैं। के क्या है? 0, 1, 2, मतलब 0 पे, फिर 2π/n पे, फिर 2π मतलब ये 2n सॉरी n, और यहाँ 2 मतलब 4π/n पे, फिर 6π/n पे, इस तरीके से। तो फ्रॉम 1 इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है इससे क्या निकल के आ रहा है, एक्स ई रेज टू जे 2π/k, मतलब ओमेगा को हमने ये लिख दिया, ओके, ओमेगा की जगह हमने ये लगा दिया। तो यहाँ पे भी लगाएंगे, इस तरफ भी, तो इस तरफ ये लगाएंगे, तो ये क्या बन गया सीधे से, इसको हम लिख देंगे, इस पूरे को लिख देंगे केवल एक्स के। तो ये हमारा ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ये किसका फॉर्मूला है? ये DFT का फॉर्मूला है। तो DTFC से DFT तक पहुँचे कैसे? केवल एक चीज़ करी हमने, इस DFT, ये DTFT, ये DTFT है और ये DFT है, केवल ओमेगा को 2π/n के लिख दो, केवल ये लिखना है DFT से DFT तक जाने के लिए, वेयर k 0, 1 से n-1। तो xn ये DFT पे जाएंगे तो डायरेक्ट x ऑफ k लिख दिया। अगर DTFT से जाएंगे तो पहले आप इसमें क्या करो, ये तो इतने के लिए अवेलेबल है, ये तो लिखा हुआ है। DTFT xn का क्या होगा? ये होगा x ई रेज टू जे ओमेगा, और उसी में आप लिख दो ओमेगा की जगह 2π/n k। तो ये आपका DTFC से रास्ता DFT की तरफ चला जाएगा। तो ये जो पूरा ग्राफ है, ये बड़े अच्छे से ये बहुत अच्छे से रिलेशन बता रहा है DTFT और DFT का, ओके। अब देखते हैं DFT ऑफ सिग्नल इज कलेक्टेड n सैंपल्स ऑफ DTFT, मतलब जो DTFT निकाला था उससे उसने n सैंपल्स ले लिए अलग अलग ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 0 से 2π, और केवल 0 से 2π रेंज में विद फ्रीक्वेंसी सेपरेशन ऑफ 2π/n। और कितना फ्रीक्वेंसी सेपरेशन है हर मतलब क्या है, ये मान लो एक सिग्नल है, एक कंटिन्यूस सिग्नल है, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, बहुत इंस्टेंट पे वैल्यूज़ होंगी। अब हमने क्या किया है, ये क्या कहना चाह रहा है कि हमने केवल 0 से 2π तक का ही हमने सैंपल लिया है, और उसमें कितने हैं n सैंपल्स है, वो n सैंपल्स कितनी दूर के सैंपल्स लिए हैं, 2π/n डिस्टेंस के लिए हैं, मतलब 2π/n, ठीक है, 4π/n। इसको देखते हैं हम कैसे, और इतनी डिस्टेंस है बिटवीन एडजेसेंट सैंपल, इसको देखते हैं इससे ग्राफ से। एक्स ई रेज टू जे ओमेगा है, ये क्या है DTFT ऑफ द सिग्नल, तो ये दिख भी रहा है, ये क्या है कंटिन्यूस है, ये दिख रहा है हमको, ये कंटिन्यूस है। ये तो हमने बनाए हैं कि इस स्टैंड पे इतनी वैल्यू है, पर ये कंटिन्यूस है क्योंकि हमने DTFT बना दिया है। अब 2π/n, 4π/n, 6π/n पे हमने अलग अलग सैंपल्स लिए हैं, और आखिरी में क्या है 2πn-1/n। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 2πn-1/n। तो इस पे हमने सैंपल्स लिए हैं। अब ये डॉट से दिखाया है क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है, हमने केवल सैंपल्स ले लिए हैं। तो ये क्या बन गया, एक्स ई रेज टू जे 2π/n k, और ये किसके इक्वल हो गया, एक्स के इक्वल हो गया, जो कि DFT, दिस इज DFT, ऊपर वाला DTFT। तो इन इंस्टेंट पे लिया कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π तक लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक्सेस पे लिख देंगे, k क्या है 2π/n k, मतलब ये जो 2π/n 4π/n, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधे लिख सकते हैं 1 2 3 अप टू n-1, ओके। तो यहीं से निकल के आया कि हमने फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी 0 से 2π के बीच में सैंपल्स लिए हैं, और हर सैंपल के बीच में कितना अंतर है, 2π/n का डिफरेंस है। अब एक क्वेश्चन से ख़त्म करते हैं लास्ट, कि इन DFT सैम्पलिंग इज परफॉर्म्ड इन, सैम्पलिंग हम कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं DFT के अंदर, ओके, सैम्पलिंग इज परफॉर्म्ड इन DFT के अंदर। तो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी बोथ, ठीक है, टाइम फ्रीक्वेंसी बोथ डोमेन में हम परफॉर्म कर सकते हैं।